स्टूडेंट, आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं जो है आपका अप्रोचेस टू मैनेजमेंट। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें से क्वेश्चन आपका आता ही आता है, राइट। तो देख लेते हैं कैसे क्या होती है मैनेजमेंट। वो मैं आपको करा चुकी पहली वीडियो में। अप्रोचेस का मतलब क्या है और ये कहाँ से आई। एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन in England during 18th and 19th century, important invention like lathe machine, power loom and spinning etc. were invented and used, right। जब आपका इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन सभी जानते हैं 18th सेंचुरी में और 19th सेंचुरी में यूरोप में हुआ था, राइट। इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड कहाँ, यूरोप में हुआ था। तो उसके बाद मैनेजमेंट होने लगा, क्योंकि पहले जो होते थे बिजनेस वो बहुत ही शॉर्ट लेवल पे होते थे, तो उसके लिए कोई ज़्यादा मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं होती थी, राइट। आसानी से मैनेज हो जाती थी चीज़ें। लेकिन जैसे जैसे आपका ये बिजनेस आपका हाई लेवल पे गया, उस तरह से आपकी जो इन चीज़ों की मैनेजमेंट की ज़रूरत होने लगी। अभी आप देख सकते हो इवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट थॉट किस तरह से हुआ है। सबसे पहले आपकी आती है क्लासिकल थ्योरी, राइट। क्लासिकल थ्योरी में आपकी आती है 3 स्ट्रीम। ब्यूरोक्रेसी बाय मैक्स वेबर, ये 1900 के आसपास। साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय टेलर, FW टेलर 1910। और प्रोसेस मैनेजमेंट थ्योरी, जिसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बोलते हैं, जो कि दी थी फेओल ने, हेनरी फेओल, राइट। तो ये 3 मेन आपके लिए हैं क्लासिकल में। न्यू क्लासिकल में आपके पास 2 थ्योरी आ जाती हैं। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, जो मेयो और रॉइंसबर्गर ने दी थी, जो है आपका 1930। और उसके बाद आ जाता है बिहेवियरल साइंस थ्योरी, जिसमें काफ़ी सारे आपके ऑथर रहेंगे, जिसमें मेन है आपका मैस्लो और मैकग्रेगर, जो कि आपको नज़र आएंगे मोटिवेशन की थ्योरी में, राइट। फिर आपकी आती है थर्ड मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक OR आ जाता है, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड IT आ जाता है, एम्पावरमेंट आ जाता है, कॉन्टीजेंसी थ्योरी आ जाती है, सिस्टम अप्रोच आ जाता है, TQM री इंजीनियरिंग। लेकिन आपके लिए मेन रहेंगी यहाँ पे कॉन्टीजेंसी एंड सिस्टम अप्रोच, राइट। ये 2 ही आपके लिए मेन रहेंगी, और एक कुछ ऑपरेशन रिसर्च। ये 3 इंपॉर्टेंट रहेंगे। ऑपरेशन रिसर्च को आप बोल देते हो कि हाउ यू यूज़ स्टैटिस्टिकल मेथड इन योर मैनेजमेंट, राइट। तो आपके लिए ये 3 ही रहेंगी, ऑपरेशन रिसर्च वाली, कॉन्टीजेंसी और सिस्टम, ग्रेजुएशन लेवल पे। बाकी अगर आप स्टूडेंट हो मास्टर लेवल के, तो ये आपके लिए सारी की सारी थ्योरी, सारी की सारी अप्रोचेस इंपॉर्टेंट हैं। सो लेट अस स्टार्ट सी व्हाट इज़ नेक्स्ट। और देखो, जब आपका, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के साथ स्टार्ट हुआ था। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन छोटा सा कहीं एक बारी आपका उसमें भी आया हुआ है, UGC नेट में भी आया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है। जो आपका डेवलपमेंट हुआ था मैनेजमेंट थ्योरी में, दिस डेवलपमेंट हैज़ लीड टू द एमरजेंस ऑफ वेरियस स्कूल ऑफ थॉट। और कुंट्ज ने इन वेरियस स्कूल ऑफ थॉट को, जो अब हमने पढ़े क्लासिकल, न्यू क्लासिकल और मॉडर्न, इनको बोला है मैनेजमेंट थ्योरी जंगल, राइट। ये सारी की सारी थ्योरी मॉडर्न थ्योरीज, क्लासिकल और न्यू क्लासिकल, तो कुंट्ज ने इनको मैनेजमेंट थ्योरी जंगल कहा है। डायग्राम मैंने आपको अभी दिखा दिया था ऊपर, राइट। ये आपका डायग्राम रहेगा, राइट। इस सारी थ्योरीज को कुंट्ज ओडोनेल ने क्या कहा है, थ्योरी जंगल कहा है। तो अभी क्लासिकल थ्योरी एक बार देख लेते हैं फटाफट से। क्लासिकल थ्योरी में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आएगा आपका मैक्स वेबर। देख लेते हैं मैक्स वेबर का, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी दिया। मैक्स वेबर 1864 टू 1922, ये जर्मन सोशलिस्ट थे। इंट्रोड्यूस किया उन्होंने ब्यूरोक्रेसी। और इनका कंट्रीब्यूशन क्या था, हिज मेजर कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी इज कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी, स्ट्रक्चर एंड इट्स इंटर रिलेशनशिप। यानी कि इन्होंने अथॉरिटी को डिफाइन किया, स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, और उनका इंटर रिलेशनशिप क्या है। बेवर इन हिज मॉडल ऑफ ब्यूरोक्रेसी स्टेटेड दैट देर आर 3 टाइप ऑफ अथॉरिटी, 3 तरह की अथॉरिटी बताया इन्होंने। पहला लीगल अथॉरिटी, जो इंडिकेट करती है पर्सन होल्ड अथॉरिटी बेस्ड ऑन लीगल पोजीशन और रैंक, जो भी आपके पास रैंक है विद इन द हायरार्की। फॉर एग्जांपल ए प्रोडक्शन मैनेजर इन दी इंडस्ट्री और ए बटालियन कमांडर इन मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी बताया उन्होंने ट्रेडिशनल अथॉरिटी, एम्प्लॉयज़ ओबे ए पर्सन बिकॉज ऑफ ही कम्स फ्रॉम ट्रेडिशनली रिकॉग्नाइज्ड पावर। किसी के पास ट्रेडिशनली पावर हो सकती है, राइट। और ए पर्सन बिलोंगिंग टू रॉयल फैमिली, अगर कोई रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है तो उसको जो
अथॉरिटी मिलेगी वो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होगी। लास्ट होती है कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, जो कि इंपॉर्टेंट है, विच इंडिकेट स्पेशल पावर और एन अपील दैट अ लीडर पोजेस। सपोज आपके अंदर कोई इस तरह से अपीलिंग पावर है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, तो आपके पास जो पावर होगी वो कैरिस्मेटिक अथॉरिटी होगी। तो 3 तरह की अथॉरिटी होगी, लीगल, ट्रेडिशनल एंड कैरिस्मेटिक अथॉरिटी, राइट। फिर एलिमेंट क्या रहते हैं ब्यूरोक्रेसी के, फटाफट से देख लेते हैं। ब्यूरोक्रेसी प्लेज अ वाइटल रोल in business, government, education or any other large organization. Though the bureaucratic model was suggested about 80 years ago, but it still hold good. देखिए 80 साल पुराना मॉडल होने के बाद भी आज भी ये यूज़ हो जाता है, ठीक है। फटाफट से समझने की कोशिश करेंगे। ये देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट, जो आपकी टॉप लेवल मैनेजमेंट होगी, राइट। यहाँ ये ऑर्डर दे रहे हैं, ये सपोज 2 डिपार्टमेंट है मिडल लेवल पे, और मिडल लेवल वाले फिर लोअर लेवल पे जाएंगे, सुपरवाइजरी मैनेजमेंट को ऑर्डर देंगे। इस तरह से ये फॉलो होगा आपका, और ये आपका हॉरिजॉन्टल स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। और ये देखिए एरो से डिनोट किया गया है, ये समान स्तर पर हॉरिजॉन्टल हो गया आपका ये वाला, ये स्पेशलाइजेशन हॉरिजॉन्टल, और ये आपका ऊपर से नीचे अगर आप देखते हैं तो ये स्पेशलाइजेशन आपका क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, ठीक है, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल। तो इतना ज़्यादा इसमें डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अब फीचर देख लेते हैं, सेलेंट पॉइंट ऑफ ब्यूरोक्रेटिक मॉडल कौन कौन से हो जाते हैं, फटाफट से देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज़, इसमें है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी, राइट। इसका जो मेन फीचर है वो हो जाता है हायरार्की ऑफ अथॉरिटी एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन विच इन्वॉल्व, राइट, ये हायरार्की ऑफ अथॉरिटी होती है, ठीक है, विच इन्वॉल्व सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप एंड चेन ऑफ कमांड होती है। इसमें डिवीजन ऑफ वर्क इज बेस्ड ऑन कॉम्पिटेंस एंड फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सिस्टम ऑफ पॉलिसी, रूल्स, रेगुलेशन इज नेसेसरी टू रेगुलेट सबॉर्डिनेट बिहेवियर एंड टू इंश्योर रैशनैलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, डिसिप्लिन, कंट्रोल। देखिए इसमें बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन होता है, ऑर्डर को फॉलो करना होता है, राइट। ब्यूरोक्रेटिक मॉडिकल रूल्स ऑफ लॉ एग्जिस्ट दैट लीड टू इम्पर्सनल बिहेवियर, कोई पर्सनल बिहेवियर नहीं होगा आपके साथ, राइट। रिलेशन आर बेस्ड ऑन पोजीशन इन द हायरार्की, बहुत ही सख्त इसमें रहती है, तरीका होता है मैनेजमेंट का, राइट। रूल्स को फॉलो करना होता है, अगर नहीं फॉलो करते हो तो आपको पेनल्टी पनिशमेंट मिलती है उसकी। बैबर सजेस्ट स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मेथड, सिस्टम, प्रोसेस, जॉब कंटेंट्स and tools for smooth operation, right. Selection and promotion of employees should be based on competence. Bureaucracy recognize legal power derived from official position held by an individual. तो ये इसकी कुछ फीचर्स थी, नेचर थी इसकी। इवोल्यूशन कब हुआ इसका, फटाफट से देख लेते हैं। दिस थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन रिजिड रूल एंड रेगुलेशन, बहुत ज़्यादा रिजिड है, यहाँ पे रिजिडिटी होती है, यहाँ पे पर्सनल उसको कुछ भी ध्यान नहीं दिया जाता, बहुत ही ज़्यादा इसमें रूल्स को फॉलो किया जाता है, कोई भी कंसिडरेशन नहीं दिया जाता इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को। बेस्ड ऑन इमोशन कोई चीज़ नहीं होती यहाँ पे, ना ही ह्यूमन क्वालिटी देखी जाती है। पावर हैज़ बीन कंसिडर्ड एज द डोमिनेंट फैक्टर, आपके पास पावर है तो आप पावरफुल हो और आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। टू एडमिनिस्ट्रेट द ऑर्गेनाइजेशन लीडिंग टू सेल्फ परपेचुएशन, देयर आर ग्लेयरिंग ड्रॉबैक इन दी ब्यूरोक्रेटिक, यही इसके ड्रॉबैक हो जाते हैं मॉडल, नेमली रिजिडिटी है इसमें, इम्पर्सनल होना, आप मशीन की तरह हो जाते हैं, मैकेनिस्टिक अप्रोच हो जाती है यहाँ पे, हायर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल है डेफिनेटली, और एक एम्पायर की बिल्डिंग हो जाती है यहाँ पे, एम्पायर बन जाता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो जाता है इसमें, क्योंकि लोगों को सुना ही नहीं जाता, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इसमें नहीं होता है। लास्टली एग्जिस्टेंस ऑफ ब्लाइंड फेथ इन रूल्स एंड रेगुलेशन, और इसका लास्ट जो इसकी लिमिटेशन है कि इसमें ब्लाइंड फेथ किया जाता है रूल्स और रेगुलेशन पे। दिस सिस्टम में वर्क इन लार्ज इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन वेयर देयर इज़ नो चेंज एंटिसिपेटेड, अगर कहीं कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे चेंज की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे इस थ्योरी को लगा सकते हैं। द थ्योरी डज नॉट प्रॉम्प्ट फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन नीड्स एंड डज नॉट एक्सप्लॉइट फुल पोटेंशियल ऑफ एम्प्लॉय, ये ह्यूमन रिलेशन और ह्यूमन नीड्स की तरफ ध्यान नहीं देती है, इसीलिए पूरा का पूरा पोटेंशियल यूटिलाइज नहीं कर पाते एम्प्लॉय को, क्योंकि एम्प्लॉय कोऑपरेट उतना ही करेंगे जितना उनके लिए ज़रूरी होगा। फिर इसकी ड्रॉबैक के बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट साइंटिफिक मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसमें से अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, एज ए इवोल्यूशन भी आ सकता है, और साइंटिफिक मैनेजमेंट का अलग से भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। लेट अस सी साइंटिफिक मैनेजमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अलग से भी एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना आपने। किसने दिए थी? फ्रेडरिक विंसलो टेलर 1856 टू 1950। 15 फ्रैंक गिलब्रिथ एंड हिज वाइफ लिलियन गिलब्रिथ एंड हेनरी गैंट, ये इन्होंने इसमें कंट्रीब्यूट किया। हैव डन पायनियरिंग वर्क इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। दे इवोल्ड मैथड्स, इन्होंने काफ़ी मैथड्स इवोल्ड किए नए नए, और टेक्निक्स, एंड ट्रांसफॉर्म्ड द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट इन विच ऑल वर्क्स वर टू बी डन इन द साइंटिफिक वे। साइंटिफिक वे में सारे काम किए गए। टेलर वर्क्स वॉज सो यूनिक दैट ही इवेंचुअली केम टू बी नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। देखो साइंटिफिक मैनेजमेंट में कंट्रीब्यूशन तो 4 लोगों का है, F.W. टेलर, फ्रैंक गिलब्रथ और उसकी वाइफ लिलियन गिलब्रथ और हेनरी गैंट, बट कंट्रीब्यूशन टेलर का ज़्यादा रहा था, इसीलिए टेलर को ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बोला गया है। टेलर जॉइंड मिडवेल स्टील कंपनी एज ए वर्कर, उन्होंने एज ए वर्कर स्टार्ट किया था अपना काम, एंड लेटर ही वॉज प्रोमोटेड एज सुपरवाइज़र, और बाद में वो सुपरवाइज़र बन गए थे। वाइल वर्किंग ही completed post graduation in industrial engineering and subsequently joined Bethlehem Steel Company। देखो काम करते करते उन्होंने ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट करी, किसमें? इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, एंड सब्सिक्वेंटली फिर वो क्या हुए? बीथलहैम स्टील कंपनी में वो जॉब पे चले गए। मिडवेल स्टील से उन्होंने काम किया, फिर वो बीथलहैम स्टील कंपनी में चले गए। क्या क्या आपकी जो फीचर हैं, इसकी सेलेंट पॉइंट्स हैं मैनेजमेंट के, साइंटिफिक मैनेजमेंट के। फर्स्ट है इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, पर्टिकुलरली एट शॉप फ्लोर, क्योंकि जो आपके टेलर हैं उन्होंने स्टार्ट किया था काम एज ए वर्कर, तो उन्होंने वो सारी प्रॉब्लम देखी जो एक वर्कर फेस करता है। तो उनकी थ्योरी में और उनके प्रिंसिपल में आपको सब जगह ये नज़र आएगा कि उन्होंने ध्यान दिया है कि कैसे लोअर लेवल पे प्रॉब्लम आती है और कैसे उनको करेक्ट किया जा सकता है। देखिए पहला ही पॉइंट देखिए, इफेक्टिव यूज़ ऑफ ह्यूमन बीइंग इन इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन पर्टिकुलर एट शॉप फ्लोर, यानी कि लो लेवल पे। ही इंट्रोड्यूस्ड वेरियस सिस्टम टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ वर्कर। टेलर स्टेटेड द मैनेजिंग वर्क फोर्स इज़ एन आर्ट, उन्होंने कहा कि वर्क फोर्स को मैनेज करना एक आर्ट है। ही फर्दर डिफाइंड मैनेजिंग knowing exactly what you want man to do and then see that they do it in best and cheapest way। पहले तो उन्होंने देखना है कि आप exactly क्या चाहते हो कि आपके वर्कर क्या काम करके दें आपको, और फिर वो देखना है कि क्या वो ऐसा काम कर रहे हैं और क्या वो काम बेस्ट और चीपेस्ट वे में कर रहे हैं। ही स्टैंडर्डाइज वर्क, इन्होंने स्टैंडर्डाइज किया वर्क को, इन्होंने काफ़ी स्टडी की, जैसे मेथड स्टडी, फैटीग स्टडी, राइट, और आपका मोशन स्टडी। तो उन्होंने कहीं स्टडी करी है, टाइम स्टडी, ये देखिए आ रहा है आगे, बेटर मेथड टू डूइंग, ये आ गया मेथड स्टडी में, ठीक है। दूसरा टाइम एंड मोशन स्टडी, कि एक काम को करने में कितना टाइम लगता है और कितनी मोशन करते हैं वो, ठीक है। जैसे उन्होंने एक प्रयोग करके क्या किया था, एक मैजन था जो मिस्त्री बोलते हैं जिसको, वो एक ईंट लगाने के लिए 18 मूवमेंट करता था, तो जिससे दीवार बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो इन्होंने उसको रिड्यूस करके 5 टाइम और एक कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन में सिर्फ 2 टाइम कर दिया था, जिससे कि टाइम भी कम लगा और काम भी सफाई से और अच्छे तरीके से हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम ऑफ पेमेंट ऑफरिंग एडिशनल रिवार्ड फॉर प्रोडक्शन बियॉन्ड द स्टैंडर्ड ले डाउन, और इन्होंने पीस रेट सिस्टम भी को भी इन्होंने डाला अपने उसमें। फंक्शनल फोरमैनशिप भी इन्होंने ही क्रिएट की, राइट। फंक्शनल फोरमैनशिप क्रिएटिंग, सुपरवाइजिंग, हैविंग डायरेक्ट अथॉरिटी ओवर द वर्कर, तो ये कुछ इन्होंने काम किए हैं अपने इसमें। फिर इसकी फीचर देख लेते हैं फटाफट से, जो आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है, छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और आपके पास बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। सेपरेशन ऑफ प्लानिंग एंड डूइंग किया इन्होंने। अर्लियर एंटायर वर्क हैज़ डन बाय वर्कर, देयर आर नो सेपरेट टीम फॉर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द वर्क। टेलर डिवाइडेड द एंटायर वर्क इनटू 2 पार्ट, प्लानिंग एंड डूइंग। इट वाज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सुपरवाइजर टू प्लान, सुपरवाइजर प्लान करेंगे वर्क को, एंड इंडिविजुअल वर्क इज़ रिक्वायर्ड टू डू एंड एंश्योर दैट टूल्स रिक्वायर्ड बाय दैम आर मेड अवेलेबल टू दैम, और वर्कर को जो भी टूल्स चाहिए उस काम करने के लिए वो उनको अवेलेबल कराएंगे। दूसरा फंक्शनल फोरमैनशिप, सेपरेशन ऑफ प्लानिंग फ्रॉम डूइंग रिजल्टेड इन इंट्रोडक्शन ऑफ सुपरवाइजरी स्टाफ, तो सुपरवाइजरी स्टाफ की ज़रूरत हुई विच कुड अंडरटेक प्लानिंग वर्क सेपरेटली। दिस हैज़ लेड टू
introduction of functional foremanship thought. It went against the principle of unity of command. यूनिटी ऑफ कमांड प्रिंसिपल पढ़ोगे आप कहाँ पे, फ्योल के, तो उसके थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, लेकिन ये किया गया। द एंटायर वर्क वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में किया गया। प्लानिंग एंड डूइंग, सुपरवाइजर हैड दीज डिपार्टमेंट, ईच ऑफ द डिपार्टमेंट वाज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 फंक्शनल पार्ट। फिर से 4 फंक्शनल पार्ट में डिवाइड किया गया इसको। देख लेते हैं कौन कौन से पार्ट थे वो। प्लानिंग डिपार्टमेंट में रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनियर, और सुपरवाइजरिंग जो डूइंग पार्ट हैड अंडर द स्पीड बॉस हो गया आपका, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस, फोरमैन एंड गैंग बॉस। तो ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक दिखाया गया है इन्होंने पूरा का पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू। ये आप फ्लो चार्ट आप भी बना सकते हो। ये वर्कशॉप मैनेजर है, सुपरवाइज़र, और सुपरवाइज़र ये प्लानिंग के और ये डूइंग के। आप देखो प्लानिंग में आ गया आपके 4 रूट क्लर्क हो गया, इंस्ट्रक्शन कार्ड, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, डिसिप्लिनियर, और यहाँ पे देखिए स्पीड बॉस, इंस्पेक्टर, मेंटेनेंस एंड गैंग बॉस। लास्ट इज़ गैंग बॉस, और ये हो गए इसके। फिर इनके अंडर आएंगे वर्कर, राइट। और फिर उन्होंने तीसरा जो फीचर है, तीसरी जो मेन पॉइंट है इनके इसका, वो है job analysis. Taylor carried out an intensive study on time and motion about the each job and incorporated such layout in the operation that involved least movement to the worker, minimum operation time, and therefore less cost of production. He also carried out study pertaining to fatigue and incorporated rest period so that एफिशिएंसी ऑफ द वर्कर इज़ इंक्रीज्ड। उन्होंने रेस्ट पीरियड डाला बीच में, क्योंकि अगर आपको बीच में शॉर्ट ब्रेक लेते रहते, जैसे आप स्टडी करते हो उसमें भी शॉर्ट ब्रेक लेते रहते हो, तो आपको बेनिफिट मिलता है। स्टैंडर्डाइजेशन, टेलर कैरिड आउट जॉब एनालिसिस एंड बेस्ड ऑन द एनालिसिस ही स्टैंडर्डाइज्ड टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट, पीरियड ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क ईच वर्क हैज़ टू अंडरटेक, वर्किंग कंडीशन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ये सारी की सारी चीज़ों पे उन्होंने फोकस किया। दिस टाइप ऑफ इम्प्रूव्ड वर्क कल्चर एंड वर्किंग कंडीशन ब्रोट रिवोल्यूशन इन द प्रोडक्शन यूनिट, राइट। नेक्स्ट है जी आपका इसमें साइंटिफिक। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक सिलेक्शन और ट्रेनिंग ऑफ वर्कर होनी चाहिए। साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर सिलेक्शन शुड बी कैरिड आउट ऑन साइंटिफिक, आपका साइंटिफिक बेसिस होना चाहिए उसका, राइट। साइंटिफिक बेसिस का मतलब क्या है कि आप साइंटिफिक तरीके से सिलेक्शन करोगे। वर्कर सिलेक्शन शुड बी कैरिड आउट, ये नहीं कि आप ऐसे ही आप देखोगे कि आपको कितने लोग चाहिए, किस स्पेशलाइजेशन के लिए चाहिए। टेलर सजेस्टेड दैट वर्कर शुड गिवन एडिक्वेट ट्रेनिंग, और सिलेक्शन के बाद उनको अच्छे से ट्रेनिंग देनी चाहिए। वर्क अलॉटेड बेस्ड ऑन फिजिकल एंड टेक्निकल एप्टीट्यूड, आपको किस तरह का काम कर सकते हो उसकी तरह आपको काम दिया जाना चाहिए। फिर फाइनेंशियल इंसेंटिव की बात करी इन्होंने। टेलर वॉज विजनरी इन हिज अप्रोच, ही ऑलवेज बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवार्ड द ऑर्गेनाइजेशन। In his approach, he tried to introduce scientific way of doing a job and went in details as to how it could be improved, यानी कि कैसे improve किया जा सके। At same time keeping interest in the workers in mind, he introduced various methods to motivate worker by introducing differential piece rates based system. He fixed target for each work and they paid based ऑन एफिशिएंसी, यानी बड़ी हु वर्कड बियॉन्ड द ले डाउन टारगेट वर पेड हायर, जिसने ज़्यादा काम किया उसको ज़्यादा पे किया जाएगा, राइट। फिर इकोनॉमीज़ के बारे में भी बात करते हैं वो। टेलर इंसिस्टेड दैट इंटरनल इकोनॉमी मस्ट बी इंश्योर्ड बाय ईच वर्कर, यानी कि सभी वर्कर को अपने इसमें इकोनॉमी लेके आनी है, राइट। यानी कि उनको टाइम भी बचाना है, कोई वेस्टेज नहीं करनी है टाइम की ना मटेरियल की, जब भी वो काम कर रहे हैं। एडिक्वेट केयर मस्ट बी टेकन एट ऑल लेवल दैट वर्क वॉज कैरिड आउट एज पर प्लानिंग done by the supervisor. Organization must ensure adequate profitability which was necessary for survival, he maintained. फिर mental revolution की बात करते हैं, जो कि बहुत ही बढ़िया टर्म है। टेलर वॉज
फर्म बिलीवर दैट देयर मस्ट बी साउंड रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर, क्योंकि मैनेजमेंट में और वर्कर में अगर झगड़ा होता रहेगा तो वो अच्छी बात नहीं है। तो अच्छा रिलेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर के बीच। ऑल डिस्प्यूट शुड बी रिजोल्व बाय म्यूचुअल डिस्कशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। क्लोज सुपरविजन देयरफॉर वाज ए पार्ट ऑफ supervisor's job. Gang boss was responsible for the smooth flow of work. Worker were provided necessary tool instruction pertaining to their job. परफेक्ट वर्क इन्वायरमेंट उनको दिया जाना चाहिए, उनको एडवाइस करनी चाहिए जब भी उनको ज़रूरत हो एडवाइस की। अब आ जाते हैं आपके प्रिंसिपल कौन कौन से हैं इसके। पहला आपका प्रिंसिपल आ गया है रिप्लेसिंग ऑफ थंब विद साइंस, राइट। तो देख लेते हैं इसके आपके कौन कौन से आपके इसमें रहते हैं। सबसे पहले आ गया आपका प्रिंसिपल रिप्लेसिंग रूल ऑफ थंब विद साइंस। रूल ऑफ थंब जैसे हम कहते हैं लकीर के फ़कीर बने रह रहे हैं, इनकी पुरानी रूढ़िवादिता को बनाए रखना, उसको इन्होंने कहा नहीं, अगर आप नए तरीके से कोई काम कर सकते हो तो उसको नए तरीके से कीजिए। टेलर इंट्रोड्यूस स्टैंडर्डाइजेशन डिफरेंशियल पीस रेट ऑफ पेमेंट, कैरिड आउट डिटेल्ड वर्क स्टडी अबाउट ईच जॉब इन इंडस्ट्री। ही वॉज फर्स्ट इंजीनियर हु सेपरेटेड प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ द वर्क इन द साइंटिफिक वे, ठीक है। तो इन्होंने इस तरह से किया कि आप साइंटिफिक तरीके से काम करो, राइट। ये नहीं है कि आप पुरानी चीज़ों को ही यूज़ करते रहेंगे। अगर आपको ज़रूरत है कि कुछ नया करना है तो नया करना चाहिए। फिर है हार्मनी इन ग्रुप एक्शन। देखिए मैनेजमेंट क्या है, लोगों एक ग्रुप में काम करना है, मैनेजमेंट में मैनेजर को ग्रुप से काम करवाना है, तो सारे के सारे हार्मनी मतलब कि तालमेल से हों, कोई भी एक दूसरे के साथ किसी की लड़ाई ना हो। दे मस्ट डेवलप द स्पिरिट ऑफ गिव एंड टेक, कि आप अगर किसी को दे रहे हो तो आपको मिलेगा भी, ठीक है। तो इस तरह से हार्मनी होनी चाहिए, कोई डिस्प्यूट्स नहीं होने चाहिए आपस में। उसके बाद है कोऑपरेशन। टेलर रिकमेंडेड कोऑपरेशन अमंग वर्कर एज अगेंस्ट चाओटिक इंडिविजुअलिज्म। ये नहीं है कि आप सिर्फ अपने अपने बारे में सोच रहे हो, आप कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ। ही इंसिस्टेड पीस फॉर वार, यानी कि लड़ाई की जगह पीस होना चाहिए। रिप्लेस सस्पिशियस टू म्यूचुअल कॉन्फिडेंस, आपके मन में कोई डाउट ना रहे। फ्रेंड्स फॉर एनिमी, आप एनिमी ना हो बल्कि फ्रेंड्स बन जाएं। फ्रॉम दिस प्रिंसिपल one can find out and imagine that there was a shadow of World War I prevailing at the time he carried out his work. इन्होंने ये सारी चीज़ें क्यों करी, क्योंकि जब ये अपना काम कर रहे थे उस टाइम वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर में यही सब कुछ हो रहा था। इन चीज़ों से वो नहीं चाहते थे कि वॉर हो, पीस होना चाहिए, ठीक है। सस्पिशियस ना हो कुछ भी, म्यूचुअल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, एनिमी ना हो, आपस में फ्रेंड्स होने चाहिए, ठीक है। जब भी कोई थ्योरी देते हैं, जो भी सिचुएशन चल रही होती है उसका इम्पैक्ट पड़ता है, राइट, आपके काम पे, और आप किस लेवल पे काम कर रहे हो उसका भी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जो आप थॉट्स आप देते हो। ही कैरिड आउट ट्रिमेंडस वर्क टू पुट ऑर्गेनाइजेशन ऑन साइंटिफिक फूटिंग एंड इवोल्व्ड मेथड टू डेवलप हारमोनियस रिलेशन अमंग वर्कर, राइट। नेक्स्ट है आपका मैक्सिमम आउटपुट एंड डेवलपमेंट ऑफ वर्कर। तो ये तो उनका था ही मेन प्रिंसिपल, मैक्सिमम आउटपुट हो और वर्कर की डेवलपमेंट हो। टेलर वॉज ओपिनियन दैट डेवलपमेंट ऑफ वर्कर वॉज सेंट्रल टू इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोडक्टिविटी। अगर आपके वर्कर डेवलप है तो डेफिनेटली वो इम्प्रूव करेंगे प्रोडक्टिविटी में। ही इनकॉर्पोरेटेड गैंट ग्राफिक्स इन इंडस्ट्रियल ऑपरेशन। ही डिसलाइक estimation and insisted precision in measuring the job. Work of Taylor brought near revolution in management and therefore called father of scientific management. बहुत रिवोल्यूशन लेके आए थे इनके ये प्रिंसिपल, इसीलिए उनको फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा गया, ठीक है। तो इस तरह से ये आपके टेलर का एनालिसिस हो जाता है, राइट। तो टेलर को अगर हम यहाँ पे समराइज़ करते हैं तो टेलर का हम इसके सारे प्रिंसिपल इस तरह से समराइज़ कर सकते हैं। साइंस नोट रूल ऑफ थंब, हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड, कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म, मैक्सिमम आउटपुट इन प्लेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट। ये इनके सारे के सारे डेवलपमेंट थे। और जो प्रोसेस मैनेजमेंट है
या फिर जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी, जो कि फ्यूल ने की थी, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।